70% कत्ल के केस ऐसे होते हैं जिसमें कातिल कोई जान पहचान का ही होता है और किसी अनजान इंसान को बिना वजह कत्ल कर देना ये या तो किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है या फिर दिमागी तौर पर किसी बीमार आदमी का और या फिर हेट क्राइम के केस इसमें आते हैं। और जिस केस की डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं उस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां कातिल को सजा तो दे दी गई पर आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर कत्ल किया क्यों गया। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्वींसलैंड के केन्स शहर के पास साल 2018 के अक्टूबर महीने में एक 24 साल की टोया कॉर्डिंगली नाम की लड़की का कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जल्दी ही इस केस में एक शक्की इंसान का नाम भी रिलीज कर दिया और ये नाम था राजविंदर सिंह, जिसकी साल 2018 में उम्र थी 38 साल और ये कत्ल वाली जगह से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर इनिसवेल नाम के शहर में रहता था और वहीं पर एक हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब भी करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि टोया कॉर्डिंगली के कत्ल के एक दिन बाद ही राजविंदर सिंह अपनी फैमिली और बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़कर इंडिया फरार हो गया और राजविंदर की इस हरकत की वजह से पुलिस का उसके ऊपर शक और भी गहरा हो गया। अपनी आज की इस वीडियो में हम इस केस की डिस्कशन करते हुए नजर मारेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक रिमोट बीच पर हुए एक लड़की के कत्ल के ऊपर और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सबूत थे जो राजविंदर सिंह का ही इस केस में कातिल होने की तरफ इशारा करते थे और इस केस का फैसला आ जाने के बाद भी कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस नहीं दे पाई और क्या इस केस में राजविंदर सिंह के अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको या तो पुलिस ने बहुत जल्दी क्लीन चिट दे दी और या फिर उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। 24 साल की टोया कॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया के केन्स शहर में रहती थी। वो एक लोकल हेल्थ फूड स्टोर में काम करने के साथ साथ एक एनिमल शेल्टर पर वॉलंटियर की जॉब भी करती और उसको जानने वाले सारे ही लोग उसको एक कंपैशनेट, ट्रस्टिंग और जानवरों से प्यार करने वाली लड़की बताते। टोया का एक पेट डॉग भी था जिसका नाम था इंडी और वो अपने इस कुत्ते के साथ एक वेंगेटी नाम के बीच के ऊपर घूमना पसंद करती थी। वेंगेटी बीच एक बहुत ही सेक्लूडेड जगह है जो आमतौर पर लोगों की नजरों से दूर एक बहुत शांत जगह मानी जाती है और यहाँ पर लोगों का आना जाना कम होने के कारण इस बीच को नेचुरलिस्ट और न्यूडिस्ट लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनको बीच और कुदरत में बिना कपड़े पहने घूमना पसंद होता है और ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह ऐसे बीचेस हैं जिनको स्पेसिफिकली इसी काम के लिए एलोकेट किया गया है और यहाँ पर लोग लीगल तरीके से बिना कपड़ों के घूम फिर सकते हैं। अब इस केस की शुरुआत में जिस आदमी के ऊपर टोया के कत्ल का शक था उसका नाम था राजविंदर सिंह, एक 38 साल का आदमी जो इनिसवेल नाम के टाउन में नर्सिंग की जॉब करता और अपने परिवार और बच्चों के साथ वहीं पर रहता। राजविंदर सिंह साल 2009 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया और साल 2018 जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन था। अब 21 अक्टूबर साल 2018 एक संडे का दिन था। वीकेंड खत्म होने वाला था और सोमवार काम पर जाने से पहले टोया अकॉर्डिंगली संडे के दिन 2-2:30 बजे के आसपास अपने कुत्ते इंडी के साथ वेंगेटी बीच पर पहुंची। इसके बाद 3:17 पर उसके द्वारा अपने बॉयफ्रेंड मार्को को एक टेक्स्ट मैसेज किया गया। इस मैसेज में उसने मार्को को बताया कि वो उसी शाम अपने एक फ्रेंड टाइसन फ्रैंकलिन को एयरपोर्ट से पिक करने जाने वाली है और टोया के द्वारा किसी और को भेजा गया यही आखिरी मैसेज था और इसके बाद टाइम हो चुका था रात के 9:30 और प्लान के मुताबिक टोया को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। लेकिन जब मार्को ने देखा कि टोया अभी भी घर नहीं पहुंची तब वो सबसे पहले उसको ढूंढता हुआ बीच पर पहुंचा और वहां पर उसने देखा कि टोया की गाड़ी अभी भी बीच पर ही पार्क थी। इसके बाद मार्को ने टोया के परिवार वालों को सूचित करने के साथ साथ 000 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी और फिर सारी रात मार्को और उसके कुछ दोस्त टोया के परिवार वालों के साथ मिलकर बीच पर टोया को ढूंढने का काम करते रहे। उस रात टोया को ढूंढने निकले इन लोगों को सबसे पहले टोया का कुत्ता इंडी एक पेड़ के साथ बंधा हुआ मिला और यहीं पर इस केस में सबसे पहली गलती हुई जो आगे चलकर इस केस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली थी। आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का मानना था कि इस कुत्ते को पेड़ के साथ बांधने वाला ही टोया का कातिल था और जो रस्सी कुत्ते के गले में बंधी हुई थी उसके ऊपर कातिल का डीएनए हो सकता था। पर यहाँ पर पुलिस के आने से पहले ही इस कुत्ते को परिवार वालों ने खोलकर घर लेकर जाने का फैसला किया और तब तक रस्सी पर कई लोगों के हाथ लग जाने के कारण सारा डीएनए एविडेंस कंटेमिनेट हो चुका था और टोया को ढूंढते हुए सारी रात बीत चुकी थी और फिर अगली सुबह टोया कॉर्डिंगली के पिता ट्रॉय कॉर्डिंगली को बीच के ऊपर ही एक जगह पर शैलो ग्रेव में दफन की गई टोया की बॉडी भी मिल गई और टोया की लाश मिलते ही पुलिस वाले भी उस जगह पर पहुंच गए और सारे बीच को सील करके एविडेंस इकट्ठे करने का काम शुरू किया गया। पुलिस ने आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करने शुरू किए और अप्रोक्सीमेटली जिस टाइम पर टोया का कत्ल हुआ उस टाइम के आसपास जितनी भी गाड़ियां इस बीच के आसपास से निकली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करके इन सारी ही गाड़ियों को टैग किया
और एक एक करके इनके ड्राइवरों से बात करनी शुरू की। टोया की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती थी कि उसके शरीर पर कम से कम 40 बार चाकू से वार किए गए थे और अंत में उसका गला भी काट दिया गया था। और किसी के ऊपर चाकू से इतनी बार हमला किया जाना इस बात की निशानी थी कि जिसने भी टोया का कत्ल किया वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। पुलिस ने क्राइम सीन से कुछ डीएनए एविडेंस कलेक्ट जरूर किया, लेकिन ये सारा ही डीएनए बहुत ही सेंसिटिव था और इसको लैब में बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया जाना भी जरूरी था। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन के ऊपर टोया कॉर्डिंगली की कुछ पर्सनल चीजें नहीं मिली, जैसे कि उसका वॉलेट, उसका मोबाइल फोन, बीच पर इस्तेमाल किया जाने वाला तौलिया, ये सारी चीजें गायब थी। और जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की तब उनको पता चला कि टोया कॉर्डिंगली का कुत्ता भी उस वक्त उसके साथ था और उसको पास में ही एक पेड़ के साथ बांध दिया गया था। इसके बाद परिवार वालों ने कुत्ते के गले में बांधी हुई रस्सी पुलिस के हवाले की, पर तब तक इस रस्सी पर कई लोगों के हाथ लग चुके थे। अब बात करते हैं उस एविडेंस की जिसके आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजविंदर सिंह ही इस केस में कातिल हो सकता है। क्राइम सीन से गायब होने वाली चीजों में ही शामिल था टोया कॉर्डिंगली का फोन। और जब पुलिस ने उसके फोन को ट्रैक करना शुरू किया तब पुलिस को पता चला कि शाम को 3:30 के बाद टोया कॉर्डिंगली का फोन 3 अलग अलग फोन टावर्स के साथ अलग अलग टाइम पर कनेक्ट हुआ था और इन टावर कनेक्शंस की टाइमिंग थी 4:17 से 5:17 के बीच। और पुलिस का मानना था कि टोया का कत्ल शाम के 3:30 से 4 के बीच हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब ये बनता था कि जिस वक्त ये फोन ट्रेवल कर रहा था ये फोन कातिल के साथ था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया और वो देखना चाहते थे कि जिस डायरेक्शन में जिस वक्त फोन ट्रेवल कर रहा था उस वक्त उसी डायरेक्शन में कौन कौन सी कार जा रही थी। पुलिस ने 2 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया। इनमें से एक कार थी सिल्वर कलर की टोयोटा करोला और दूसरी कार थी नीले रंग की अल्फा रोमेओ। पुलिस ने इन दोनों ही गाड़ियों की डिटेल निकलवाकर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन में टोयोटा करोला के ड्राइवर को क्लियर कर दिया गया, पर जब उन्होंने नीले रंग की अल्फा रोमेओ के ड्राइवर से बात करने की कोशिश की तब उनको पता चला कि इस गाड़ी का ड्राइवर जो था राजविंदर सिंह, जो टोया कॉर्डिंगली के मर्डर के सिर्फ एक दिन बाद ही 22 अक्टूबर को टिकट करवाकर इंडिया फरार हो चुका था। ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था। जब उन्होंने थोड़ी और गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तब उनको पता चला कि राजविंदर के अचानक इंडिया जाने के बारे में उसके परिवार को भी नहीं पता था और जाने से पहले उसने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया। अब जैसे ही पुलिस को पता लगा कि इस केस में राजविंदर सिंह इंडिया जा चुका है तब उसी वक्त इस केस में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने इंटरपोल के साथ कांटेक्ट करके राजविंदर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी इंडियन के द्वारा क्राइम करके इंडिया भागने की ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कुछ ऐसे केस सामने आ चुके थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया में हुए किसी क्राइम का मुख्य दोषी क्राइम करने के बाद इंडिया भागा और कभी भी वापस नहीं लाया जा सका। और अब इस केस में भी टोया कॉर्डिंगली के परिवार को ये लगने लग पड़ा कि शायद उन्हें कभी भी इंसाफ ना मिल पाए। इसके बाद अगले 4 साल राजविंदर कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि उसने अपने ऑस्ट्रेलिया में रहते परिवार वालों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने नवंबर 2022 में इस केस में $1 मिलियन का इनाम घोषित किया। अगर यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो किसी कत्ल के केस में 5 करोड़ से भी ज्यादा की इनामी राशि घोषित किए जाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इस इनाम को घोषित किए जाने के सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर न्यू दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और इस केस का फैसला आ जाने के बाद पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया कि ये 5 करोड़ की इनामी राशि कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी गई है। अब इंडिया में अपनी अरेस्ट के बाद राजविंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्राडाइट किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं डाली और उसका साफ कहना था कि अब वो अपना नाम इस केस में क्लियर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार है। इसके बाद मार्च 2023 में राजविंदर सिंह को फाइनली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लाया गया और ऑस्ट्रेलिया लैंड होते ही उसके ऊपर टोया कॉर्डिंगली के मर्डर का चार्ज लगा और क्वींसलैंड पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट करके ट्रायल की तैयारी शुरू की गई। अब राजविंदर सिंह को ऑस्ट्रेलिया लाना क्वींसलैंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन टोया कॉर्डिंगली को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राजविंदर सिंह के खिलाफ जो भी एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए थे वो सारे सर्कमस्टांशियल थे और अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो राजविंदर सिंह को इस कत्ल के साथ कनेक्ट करता हो। फिर इस केस का पहला ट्रायल शुरू हुआ फरवरी 2025 में। ये एक जूरी ट्रायल था, मतलब कि पब्लिक में से ही सिलेक्ट किए हुए 12 मेंबर्स ने इस केस में फैसला करना था। जज ने शुरुआत में ही जूरी मेंबर्स को ये हिदायत दी कि राजविंदर सिंह के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस पुलिस के पास नहीं है और उनका सारा ही केस सर्कमस्टांशियल है। और अब जूरी मेंबर्स की जिम्मेदारी थी कि वो कोर्ट में पेश किए जाने वाले एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियंस को ध्यान में रखकर इस केस का फैसला करें।
अब इस पहले ट्रायल में पुलिस ने जो भी डीएनए एविडेंस क्राइम सीन से कलेक्ट किया उसके सैंपल बहुत ज़्यादा वीक थे और सैंपल्स की प्रॉपर टेस्टिंग के लिए कुछ और टाइम चाहिए था। और यहाँ तक कि डीएनए के कुछ सैंपल ऐसे थे जो अभी भी लैब में टेस्ट के लिए गए हुए थे, जिस कारण पुलिस के पास जो भी थोड़े बहुत डीएनए रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स थे वो कोर्ट में पेश कर दिए गए। पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए डीएनए एविडेंस पर कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए पेश हुई जयश्री पटेल। और जयश्री का कहना था कि पुलिस ने जो भी डीएनए घटना वाली जगह से कलेक्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो चुका था और इस डीएनए एविडेंस को क्लीन करने के बावजूद क्वींसलैंड की लैब में इसको टेस्ट नहीं किया जा सका, जिस कारण पुलिस ने इस डीएनए एविडेंस को टेस्ट करने के लिए न्यूजीलैंड की एक लैब में भेजा। और जो डीएनए रिजल्ट पुलिस के पास इस केस के पहले ट्रायल में मौजूद थे वो पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात की तरफ इशारा नहीं करते थे कि जो भी डीएनए क्राइम सीन से मिला वो राजविंदर सिंह के डीएनए के साथ मैच करता था। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने टोया की मौत के बाद उसके फोन की मूवमेंट और राजविंदर सिंह की कार की ट्रेवल डायरेक्शन का एविडेंस भी पेश किया। और प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जिस डायरेक्शन में राजविंदर सिंह की कार ट्रेवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में टोया का फोन भी अलग अलग फोन टावर्स के साथ कनेक्ट हो रहा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि टोया का फोन राजविंदर सिंह के पास ही था। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन कोर्ट में राजविंदर सिंह के द्वारा टोया कॉर्डिंगली को कत्ल किए जाने के पीछे का कोई भी मोटिव पेश नहीं कर पाए। पुलिस पहले ही इस बात को एस्टेब्लिश कर चुकी थी कि राजविंदर सिंह और टोया कॉर्डिंगली जिंदगी में कभी भी नहीं मिले थे और एक दूसरे के लिए ये दोनों ही पूरी तरह अजनबी थे। फिर अचानक राजविंदर सिंह ने टोया कॉर्डिंगली को कत्ल करने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कोई थ्योरी तक पेश नहीं की और उनका सिर्फ ये कहना था कि जो भी एविडेंस उनको अभी तक मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि राजविंदर सिंह ही कातिल था। इसके बाद राजविंदर सिंह के वकील ने कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के ऊपर डाउट क्रिएट करना शुरू किया। डिफेंस वकील का कहना था कि जिस डायरेक्शन में टोया का फोन और राजविंदर सिंह की गाड़ी ट्रेवल कर रही थी वो अकेली ऐसी सड़क है जो इस बीच की तरफ आती है और हजारों लोग इस रास्ते को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण गाड़ी की ट्रेवल डायरेक्शन को फोन की मूवमेंट के साथ जोड़ के राजविंदर सिंह को इस केस में दोषी बताना सही नहीं है। इसके अलावा डिफेंस का ये भी कहना था कि पुलिस ने शुरुआत से ही इस केस में राजविंदर सिंह को दोषी मानकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक टनल विजन होने का आरोप लगाया गया। डिफेंस ने यहाँ पर राजविंदर सिंह के द्वारा जेल में उसके साथ ही कैद एक आदमी को कही गई एक बात भी पेश की। राजविंदर सिंह को जब ऑस्ट्रेलिया में जेल में रखा गया तब पुलिस ने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को उसी के सेल में उसके साथ रखा और इस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का काम था राजविंदर सिंह से बात कर उससे टोया कॉर्डिंगली की मौत का सच उगलवाना। और यहाँ पर राजविंदर सिंह को इस बात का नहीं पता था कि ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और राजविंदर सिंह ने इस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को एक दिन ये बात बताई कि उसने बीच पर दो लोगों को टोया कॉर्डिंगली का कत्ल करते हुए देखा। उसका कहना था कि ये दोनों ही आदमी अपने सिर के ऊपर मास्क पहने हुए थे और यहाँ पर एक कत्ल को विटनेस करने के बाद राजविंदर सिंह इतना डर गया कि उसने अगले दिन ही फ्लाइट लेकर इंडिया जाने का फैसला किया। जूरी मेंबर्स ने इस केस में फैसला लेने के लिए कुछ दिन लगाए और अंत में जूरी ने ये फैसला सुनाया कि जूरी के कुछ मेंबर्स को लगता था कि राजविंदर सिंह ने ये कत्ल किया है और कुछ मेंबर्स का मानना था कि उसने ये कत्ल नहीं किया। और यहाँ पर अगर सारे जूरी मेंबर्स एक फैसले पर अग्री ना हो तो केस का मिस ट्रायल हो जाता है और इस केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर इस केस का मिस ट्रायल होना पुलिस के लिए भी एक एम्बेरसमेंट वाली बात थी। अब इस केस का दूसरा ट्रायल शुरू हुआ नवंबर 2025 में और इस वक्त तक प्रोसिक्यूशन के हाथ कुछ ऐसे डीएनए एविडेंस आ चुके थे जो शायद इस बात को साबित करने के लिए काफी थे कि राजविंदर सिंह ने ही टोया कॉर्डिंगली का कत्ल किया था। पर इस दूसरे ट्रायल की स्टार्टिंग में ही प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले जूरी के सामने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो अभी तक इस केस में कोई भी मोटिव नहीं ढूंढ पाए और उनको नहीं पता कि राजविंदर सिंह ने कत्ल क्यों किया। पर फिर भी उन्होंने जूरी से रिक्वेस्ट की कि वो इस केस में सिर्फ सबूतों पर ध्यान दें और कत्ल के पीछे के मोटिव को कंसिडर ना करें। इस दूसरे ट्रायल में भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा ऑलमोस्ट वही सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे गए जो पहले ट्रायल में रखे गए थे। पर यहाँ पर एक एविडेंस जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का केस टिका हुआ था वो था टोया के नाखूनों से मिला डीएनए सैंपल। जब इस केस का पहला ट्रायल हुआ उस वक्त तक इस सैंपल के टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए थे, पर अब इस दूसरे ट्रायल से पहले प्रोसिक्यूशन के पास इस टेस्ट के रिजल्ट भी आ चुके थे। टोया कॉर्डिंगली के नाखून से मिले इस डीएनए सैंपल की एक वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग की गई। इस टेस्ट में टोटल 27 जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो एक पॉजिटिव मैच के लिए आपस में मिलने चाहिए और जब नाखूनों से मिले इस डीएनए पर वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग की गई तो पहले टेस्ट में 27 में से 26 जेनेटिक मार्कर्स आपस में मिलते थे और फिर जब दूसरा टेस्ट किया गया तब उसमें 27 के 27 मार्कर आपस में मैच हुए और प्रोसिक्यूशन का कहना था कि यही वो डीएनए एविडेंस है जो इस केस में बियॉन्ड
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को प्रूव करता है कि राजविंदर सिंह ने ही टोया कॉर्डिंगली का कत्ल किया। इसके अलावा इस दूसरे ट्रायल में राजविंदर सिंह के फैमिली के भी कुछ मेंबर्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया। राजविंदर सिंह की वाइफ सुखदीप कौर भी कोर्ट में एविडेंस देने के लिए पेश हुई। सुखदीप कौर का कहना था कि टोया कॉर्डिंगली के कत्ल के एक दिन बाद राजविंदर सिंह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और फिर अचानक उसने अपने परिवार को और बच्चों को छोड़कर बिना किसी को बताए इंडिया जाने का फैसला किया। यहाँ पर यह बात भी सामने आती है कि इस कत्ल के टाइम पर राजविंदर सिंह अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहा था और इसके अलावा उसके साथ काम करने वाली 2 नर्सेस कोर्ट में पेश हुई और इन दोनों ही नर्सों का कहना था कि राजविंदर सिंह अपने काम में पूरी तरह कॉम्पिटेंट था। पर यहाँ पर एक नर्स ने कोर्ट के सामने ये बात भी मेंशन की कि राजविंदर सिंह को उसके काम पर उसके एक सीनियर के द्वारा बुली किया जाता था। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया कि राजविंदर सिंह का टोया कॉर्डिंगली के कत्ल के सिर्फ एक दिन बाद इंडिया जाना ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि उसी ने ही कत्ल किया और वो अपने आप को सजा से बचाने के लिए इंडिया भागा। अब दिसंबर महीने के पहले हफ्ते इस केस का ट्रायल खत्म हुआ और 2 दिन बाद जूरी मेंबर्स इस केस में एक नतीजे पर पहुंच चुके थे और इस बार प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस राजविंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट में पेश किए उनको देखते हुए जूरी के सारे मेंबर्स का यही मानना था कि राजविंदर सिंह इस केस में गिल्टी है। और फिर इसके एक दिन बाद इस केस में होनी थी सेंटेंस हियरिंग जिसमें जज के द्वारा राजविंदर सिंह को सजा सुनाई जानी थी। यहाँ पर राजविंदर सिंह को सजा सुनाने से पहले जज ने जो सेंटेंसिंग रिमार्क रीड किया उसमें जज के द्वारा इस कत्ल के पीछे के मोटिव को इंडिकेट किया गया। जज का मानना था कि टोया कॉर्डिंगली का कत्ल बहुत ही वहशी तरीके से किया गया था और क्योंकि अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि कातिल राजविंदर सिंह ही था इसलिए जज का कहना था कि हो सकता था राजविंदर सिंह उस दिन बीच पर कुछ ऐसा करने गया हो जो वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग देखें। जैसे हमने पहले बात की कि ये बीच एक ऐसा बीच था जहाँ पर लोग बिना कपड़ों के घूम फिर सकते थे और जज का मानना था कि बीच पर वॉक करते हुए टोया कॉर्डिंगली ने राजविंदर सिंह को कुछ ऐसा करते हुए देखा जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया और यहाँ पर जज का इशारा शायद पब्लिक मास्टरबेशन की तरफ था और जज का ये भी मानना था कि शायद टोया कॉर्डिंगली ने राजविंदर सिंह को ऐसा करते हुए अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और ये देखकर राजविंदर सिंह को इतना गुस्सा आया कि उसने टोया का कत्ल करने का फैसला किया और शायद यही एक कारण था कि क्यों राजविंदर सिंह ने टोया कॉर्डिंगली के फोन को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया, क्योंकि हो सकता था कि टोया कॉर्डिंगली के फोन में राजविंदर सिंह की कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई हो जो वो नहीं चाहता था कि लोगों के सामने आए। अंत में जज का कहना था कि रीजन चाहे जो भी हो ये बात अब कोर्ट में प्रूव हो चुकी थी कि राजविंदर सिंह ने ही कत्ल किया और यहाँ पर टोया कॉर्डिंगली के कत्ल के लिए राजविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और यहाँ पर पैरोल के लिए एलिजिबल होने से पहले राजविंदर सिंह को कम से कम 25 साल जेल में बिताने ही पड़ेंगे। अब इस केस में कुछ और भी ऐसे लोग थे जो शायद टोया कॉर्डिंगली के कातिल हो सकते थे। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है टोया कॉर्डिंगली का अपना ही पार्टनर मार्को। जिस टाइम टोया कॉर्डिंगली का कत्ल हुआ उस टाइम मार्को और टोया कॉर्डिंगली का रिलेशनशिप भी एक बुरे दौर से गुजर रहा था। टोया कॉर्डिंगली जल्दी ही मार्को से ब्रेकअप करके अलग होने का फैसला कर चुकी थी और जिस आदमी के साथ टोया कॉर्डिंगली पहले ही रिलेशनशिप शुरू कर चुकी थी उस आदमी का नाम था टाइसन फ्रैंकलिन। टाइसन फ्रैंकलिन वही आदमी था जिसको टोया कॉर्डिंगली ने पिक करने के लिए उस शाम एयरपोर्ट जाना था और अपनी मौत से पहले वाले एक हफ्ते में टोया कॉर्डिंगली और टाइसन फ्रैंकलिन के बीच कई सौ टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेजे जा चुके थे। इसके अलावा जिस दिन टोया कॉर्डिंगली गायब हुई उस दिन मार्को अपने एक दोस्त के साथ वेंगेटी बीच से कम 20 मिनट की दूरी पर हाइकिंग कर रहा था और जिस दिन टोया का कत्ल हुआ उस दिन मार्को भी अपने घर बहुत लेट पहुंचा और हाइकिंग से घर लेट आने का कारण उसने पुलिस को ये बताया कि हाइकिंग करते वक्त उसका कुत्ता गुम हो गया था और उस कुत्ते को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने के कारण वो रात को घर लेट पहुंचा और मार्को ने ही सबसे पहले घर पहुंचकर टोया को ढूंढना शुरू किया और इस केस में कुछ लोगों का ये कहना था कि उसने टोया को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके दोस्तों को फोन करने की जगह 000 पर कॉल किया। इसके अलावा मार्को की शर्ट और उसकी कार के ऊपर भी कुछ खून के निशान पाए गए थे पर पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कि ये खून के निशान किसके थे। अब जैसे हमने पहले बात की कि जब भी किसी औरत का कत्ल होता है तब कत्ल के लिए पुलिस का सबसे पहला शक उसके इंटीमेट पार्टनर पर जाता है और इस केस में टोया की फैमिली भी शुरुआत में यही मानती थी कि हो ना हो मार्को ने ही टोया का कत्ल किया और इस केस की शुरुआत में जब मार्को का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तब उसको पुलिस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल बुलाने की जगह एक मेडिकल ऑफिसर उसके घर जाकर उसका टेस्ट करके आया और मार्को का टेस्ट करने वाले इस मेडिकल ऑफिसर ने इस बात को नोट किया कि मार्को की बॉडी के ऊपर कुछ स्क्रैच पड़े हुए थे पर क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं थी जिस कारण इस बात का कभी भी पता नहीं लगाया जा सका कि ये स्क्रैच मार्क्स कितने दिन पुराने थे और एंड में ये बात भी सामने आई कि मार्को का स्टेप डैड पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था और जिस जगह पर यह क्राइम हुआ वो एक बहुत ही छोटा शहर है और आमतौर पर छोटे शहरों में रहने वाले लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं
और कुछ लोगों का मानना था कि शायद मार्को का स्टेप डैड अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में इन्फ्लुएंस रखता था। इसके अलावा पुलिस ने इस केस में कुछ और ऐसे लोग जो उस दिन बीच पर मौजूद थे टाइम पर अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस बनाया। पर इस केस की शुरुआत से ही मोबाइल फोन और गाड़ी की ट्रैवल डायरेक्शन के एविडेंस ने पुलिस का ध्यान बार बार राजविंदर सिंह की तरफ खींचा। और अगर इस केस में राजविंदर सिंह ने ये कत्ल नहीं किया तब उसने इस कत्ल के सिर्फ एक दिन बाद इंडिया जाने का फैसला लेकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अब टोया कॉर्डिंगली के केस का फैसला आ चुका है और इसके बाद राजविंदर सिंह को अपनी इस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए टाइम मिलेगा। पर इस ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद भी कई सवालों के जवाब अभी तक मिल नहीं पाए। लोगों के मनों में सबसे बड़ा सवाल है इस कत्ल के पीछे के मोटिव का, और इसके ऊपर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अगला सवाल है राजविंदर सिंह के द्वारा अपने घर से बिना किसी खास मकसद के 120 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर इस बीच पर जाना। इसके अलावा टोया कॉर्डिंगली के कत्ल में एक चाकू इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस केस में ना ही मर्डर वेपन आज तक ढूंढ पाई और ना ही इस बात को क्लियर कर पाई कि क्या राजविंदर सिंह चाकू अपने साथ लाया या उसने बीच पर ही पड़ी हुई किसी चीज को उठाकर टोया कॉर्डिंगली का कत्ल किया। और जब बात हो रही हो मर्डर वेपन की, तो क्या पुलिस ने कभी इस बात को चेक किया कि मार्को की खुद की हंटिंग नाइफ कहाँ पर थी? क्योंकि जिस रात टोया गायब हुई और मार्को टोया के परिवार के साथ उसको ढूंढने बीच पर गया, उस रात मार्को के एक दोस्त ने उसको अपनी हंटिंग नाइफ साथ लेके आने के लिए कहा, क्योंकि आमतौर पर इस बीच पर रात को मगरमच्छ के आने का खतरा होता है, जिस कारण लोग प्रिकॉशन के लिए हंटिंग नाइफ जैसी कोई चीज अपने साथ रखते हैं। पर उस रात मार्को अपने साथ अपनी हंटिंग नाइफ नहीं लेके गया और उसने अपने दोस्त को अपनी हंटिंग नाइफ साथ में ना लेकर आने के लिए कोई भरोसेयोग्य कारण भी नहीं बताया। और अगर बात की जाए टोया कॉर्डिंगली के कुत्ते की, तो ये कुत्ता एक बहुत ही लार्ज डॉग ब्रीड मानी जाती है। और यहाँ पर कैसे एक अनजान आदमी एक इतने बड़े कुत्ते को कंट्रोल करके पेड़ के साथ बांधने में कामयाब हुआ। अगला सवाल ये कि अगर किसी ने किसी के ऊपर चाकू से 40 बार हमला किया हो तो कत्ल करने वाले के हाथ और कपड़े भी खून से भरे होने चाहिए। पर यहाँ पर पुलिस ना ही राजविंदर के उस दिन कत्ल के टाइम पहने गए कपड़े ढूंढ पाई और ना ही उसकी गाड़ी से खून के कोई ट्रेस। और ये बात पक्की है कि अगर कोई क्राइम करने के बाद सफाई करने में अपनी पूरी जान भी लगा दे तब भी पुलिस के पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो सबूत ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस केस में पुलिस कोई भी ऐसा सबूत राजविंदर सिंह की गाड़ी से नहीं ढूंढ पाई जो उसको इस कत्ल से लिंक करता हो। इस केस में एक बेकसूर लड़की का बहुत ही खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया जिस वक्त वो बीच पर अपने कुत्ते के साथ अपना बिजनेस माइंड कर रही थी। पर अब इस केस में फैसला आ चुका है और कोर्ट का कहना है कि राजविंदर सिंह ने ये कत्ल किया और कहीं ना कहीं टोया कॉर्डिंगली की फैमिली भी इस केस में क्लोजर डिजर्व करती है और उम्मीद है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद उसके परिवार को कोई शांति मिली हो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।